फैराडे लॉ पढ़ते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या स्टेट करता है? स्टेट्स दैट द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जो भी ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस्ड होगा व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कॉइल चेंज विद द टाइम। जैसे जैसे हमारा फ्लक्स चेंज होगा विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे वैसे हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा विद इन द कॉइल। सेकेंड डेफिनेशन, इफ़ द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज, अगर हमारी फ्लक्स लिंकेज वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल्स, जो हमारे अक्रॉस द टर्मिनल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा टर्मिनल ऑफ द कॉइल, इट एक्सप्रेस एज अ फैराडे लॉ। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं लेंज लॉ। हमें ये फैराडे लॉ का फॉर्मूला पता है। यहाँ पे हम दो साइंस लेते हैं, प्लस एंड माइनस। हम कैसे डिसाइड करेंगे प्लस एंड माइनस साइंस कैसे आए? ठीक है, वो हमें डिफाइन होते हैं लेंज लॉ में। अब लेंज लॉ क्या बताता है हमें? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, जो भी हमारे इंड्यूस जो भी ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी ऐसे होगी या ऐसे होगी। ये कैसे डिफाइन होगी? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इफ़ इट अलाउज द कॉज ऑफ करंट। अगर इसका कॉज क्या है ईएमएफ का? वैसे तो फ्लक्स है, फ्लक्स से क्या हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट से क्या हो रहा है? ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ठीक है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ इट इज़ अलाउज टू कॉज अ करंट, देन करंट सो प्रोड्यूस मस्ट अपोज द कॉज। जो इस ईएमएफ इंड्यूस, फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, सॉरी, पहले फ्लक्स इंड्यूस हुआ, फिर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, और उसके बाद उससे जो करंट हुआ, ये क्या है? ईएमएफ का कॉज है, ईएमएफ की वजह से हुआ। देन द करंट इज सो प्रोड्यूस दैट मस्ट अपोज द कॉज। ठीक है, इसका कॉज क्या है? ई, इसको अपोज करेगा ना। अब हम आगे और डिटेल में देखते हैं इसको, एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, इसको अब हम न्यूमेरिकल में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पोल्स हैं। ठीक है, ये तो फिक्स मैग्नेट है, इसको हम मूव कर रहे हैं। तो इसने बोला है कि हमारे पास ये है, इसमें 2000 टर्न्स हैं, और हमारा फ्लक्स जो है 6 मिली वेबर्स है। नो प्रोड्यूस द परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अब मैग्नेट सडनली विड्रॉ, ये हमारा सडनली विड्रॉ कर लिया, यानी कि इसको पीछे की तरफ खींचा, तो द फ्लक्स इनसाइड द कॉइल यूनिफॉर्मली ड्रॉप्स टू, ये ड्रॉप होके 2 मिली वेबर बन गया। ठीक है, ये कितने सेकंड में तुरंत किया? 1/10 सेकंड्स के लिए। तो हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, प्लस माइनस एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई चेंज देखो ये क्या है, 6 से 2 में हो रहा है। टाइम क्या है? 1/10 है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना है, प्लस माइनस 80 वोल्ट आया। ठीक है, प्लस माइनस 80 वोल्ट आया यहाँ पे। अब देखो ये आया है प्लस माइनस 80 वोल्ट। ठीक है, और हम यहाँ पे ए बी टर्मिनल के साथ लोड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, लोड कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये जो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो भी करंट प्रोड्यूस होगा ये क्या होगा? इस तरीके से होगा कि ये इसके कॉज को, मतलब कॉज क्या है? इस मैग्नेट का मूव करना, मैग्नेट के मूव करने को अपोज करे, यानी कि इसको दूर ना जाने दे। तो यानी कि क्या होगा? अट्रैक्शन हो, तभी तो ये दूर नहीं जा पाएगा। अगर रिपेल करेगा तो ये और दूर भेजेगा, उसको सपोर्ट कर रहा है, कॉज को अपोज थोड़ी कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या होगा? अपोजिट पोलैरिटीज़ होंगी। तो हमारी ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे साउथ होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, अब नॉर्थ से हमें पता है कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एग्जिट करती है और यहाँ पे एंट्री करती हैं। ठीक है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये हो गई हमारी। तो हमारा करंट क्या हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, करंट डाउनवर्ड हुआ। अब करंट की डायरेक्शन से हम यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना हमारा, ये इसकी पोलैरिटीज़ किस पर डिपेंड करती है? लोड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर लोड में एंट्री कर रही है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, और लोड से एग्जिट कर रही है तो नेगेटिव। अगर हम लोड ना कनेक्ट करें तो ये पोलैरिटीज़ भी चलेगी प्लस माइनस की। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? जहाँ से करंट निकलता है, सॉरी,
हाँ, जहाँ से करंट निकलता है वो यही होता है ना, जहाँ से करंट निकलता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर लोड ना देखें हम, तो अगर अकॉर्डिंग टू लोड देखें इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी, तो ये देखो लोड में जो घुसेगा वो पोलैरिटी कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये यहाँ से अब यहाँ से हम देखेंगे, ये यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो ये पॉजिटिव, यहाँ से एंट्री कर रहा है तो नेगेटिव। ये याद रखना है, एग्जिट पॉजिटिव, एंट्री नेगेटिव, एग्जिट पॉजिटिव, एंट्री नेगेटिव। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात हो गई। अब ये देखो दो पोलैरिटीज़ आ गई। पॉजिटिव कब आएगी, पॉजिटिव तब आएगी अगर लोड के अकॉर्डिंग देखें। नेगेटिव कब आएगी, अगर लोड को हटा दें, नो लोड है तब। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये देख रहे हैं हम पोलैरिटी की बात करते हैं। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज पर लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारी पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी। कंसीडर द आइडियल कोर, हम एक आइडियल कोर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन ऑन द वाइंडिंग आर अराउंड, कंसीडर द आइडियल कोर ऑन विच वाइंडिंग्स आर बाउंड। ठीक है, फॉर इंस्टेंटेनियस फ्लक्स डायरेक्शन, अगर ये है, ठीक है, इसमें इंस्टेंटेनियसली फ्लक्स चेंज कर रहा है, कभी इस पोलैरिटी में कभी से, यानी कि क्या हुआ, एसी फ्लक्स है हमारा। ठीक है, फ्लक्स कैसा है, एसी है। ठीक है, मेक द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फॉलोइंग, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फ्लक्स। वो कैसे चेंज होगा अब वो देखेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। कंसीडर द आइडियल कोर ऑन विच द वाइंडिंग्स आर बाउंड फॉर इंस्टेंटेनियस फ्लक्स डायरेक्शन, मेक द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फॉलोइंग। ठीक है, नाउ पहले एक बार ये देखते हैं हमारा। ठीक है, अगर हम लोड को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, कि हमारा लोड साइड लोड इंक्रीज़ हो गया, तो क्या होगा, पैरेलल में, इसके पैरेलल में हमारा ये इम्पीडेंस लगेगा ये, और पैरेलल में इम्पीडेंस है तो ओवरऑल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वोल्टेज तो इंड्यूस वोल्टेज तो सेम ही रहेगी, तो हमारा इम्पीडेंस अगर ड्रॉप हुआ तो क्या होगा, करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। करंट इंक्रीज़ हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इसका एमएमएफ है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हुआ तो नॉर्थ पोल साउथ पोल इनकी पोलैरिटी जो है, पोटेंशियल जो है इनका बढ़ जाएगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ बिहेव करेंगे। कब अगर लोड बढ़ जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ बिहेव करेंगे और ज़्यादा करंट को फ्लो करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे लोड बढ़ा तो हमारा करंट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हमारा आगे ये काम करता है। ठीक है, लोड बढ़ने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, करंट बढ़ जाएगा क्योंकि ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इनका एमएमएफ बढ़ जाएगा। हाँ, अब आगे देखते हैं। ठीक है, पोलैरिटीज़ देखते हैं हमारा ये इंसिडेंट फ्लक्स की डायरेक्शन से हमारा इंड्यूस ईएमएफ में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने आइडियल कोर माना है तो हम देख लेते हैं। वैसे तो करंट से फ्लक्स जनरेट होता है, तो हम कह देते हैं इस आइडियल कोर में पहले से एक फ्लक्स है। ठीक है, जो कि एक साइनोसॉइडल नेचर का है। ठीक है, आइडियल कोर है, आइडियल सिचुएशन है, ऐसे रियलिटी में नहीं होता। हम आइडियल सिचुएशन में ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फ्लक्स पहले से था, कहाँ से आया वो नहीं पता, पहले से ये फुल वेवलेंथ में घूम रहा है एसी डायरेक्शन में। तो ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि हम इस मोमेंट पे फाइंड आउट करेंगे, इस मोमेंट पे मतलब इंस्टेंटेनियस फाउंड करेंगे क्योंकि ये वेरी कर रहा है विद टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इंड्यूस ईएमएफ में क्या चेंज होता है अब वो देखते हैं। हमने डायरेक्शन भी पहले से फिक्स कर लिए कि ये डायरेक्शन है फ्लक्स की। नो, अब देखो हम अगर इस डायग्राम में ठीक से नहीं है, चलो मैं यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, ये देखो हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमें कॉज को अपोज करना है, ये पहले से है। ठीक है, अब इसका कॉज ये है, इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है, इसकी वजह से अगर तो ये अपोज करेगा तो हम अब ये हमारा फाई जो है इसमें ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे क्योंकि इसको कॉज को अपोज करना है। तो इंड्यूस ईएमएफ हम कैसा कंसीडर करेंगे, एक डाउनवर्ड की तरफ, ना कि अपवर्ड, एक डाउनवर्ड लग रहा है क्योंकि वो कॉज को अपोज कर रहा है। अब डाउनवर्ड की डायरेक्शन में तो हम करंट देखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, हमारा इनवर्ड आएगा। ठीक है, अब देखो ये कॉइल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनवर्ड ये है तो ये डायरेक्शन यहाँ से एग्जिट कर रहा है। एग्जिट बताया था पॉजिटिव होगा, लोड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि ये लोड में एंट्री कर रहा है, और ये नेगेटिव हो गया। ये हो गई हमारी पोलैरिटीज़। ठीक है, ये देखा, ये ऐसे ये हमने इमेजिनरी बनाई, ये कॉज को अपोज कर रहा है क्योंकि
ठीक है। ऐसा कोई मतलब कटिंग पॉइंट नहीं होता, ऐसा कोई फ्लक्स नहीं होता, ये हमारे जस्ट समझाने के लिए है कि ये कैसे कॉज को अपोज कर रहा है हमारा फ्लक्स जो है इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट करने के लिए, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट होगा, क्यों, और ये किसके अकॉर्डिंग है, लोड के अकॉर्डिंग है। नाउ अब हम पोलैरिटीज़ को समझते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स ऊपर की तरफ है पेन को साइड में रखते हैं, ये ऊपर की तरफ है, यानी इसका कोस नेगेटिव की तरफ देखेंगे, ये डायरेक्शन ऐसे होगी। अब ये डायरेक्शन ऐसे होगी, देखो कॉइल लेकिन नीचे से आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे जा रही है, तो ये करंट कैसे ऐसे आया होगा, तभी ऐसे आया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एंट्री कर रही है, ये एग्जिट कर रही है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो हम कॉज लेंगे नेगेटिव, और इसकी डायरेक्शन कैसे होंगी, इस साइड। अब आगे देख लेते हैं, हाँ ये देखो डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ से एग्जिट कर रहा है पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पे डाउनवर्ड आ रहा है, तो हम अपवर्ड लेंगे, अपवर्ड में ये डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से यहाँ पे ये अपवर्ड है, फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अपवर्ड की तरफ से नहीं देखेंगे, नेगेटिव की तरफ से देखेंगे, डायरेक्शन ये होगी, ये पॉजिटिव आ गया। अब ये देखो कॉइल अंदर की तरफ से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डाउनवर्ड आएगा, हम अपवर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये है कॉइल्स का डायरेक्शन, तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं डॉट्स का। जहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव से देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो डॉट यहाँ पे। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो डॉट ऐसे कनेक्शन हो, ये डॉट पोलैरिटीज़ हमारे कनेक्शन आ गया। अब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि उसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहे, एकदम आइडियल कोर है, ना तो उसकी कोई वायर में, ठीक है, ऑल वायर्स आर लॉसलेस, कोई वायर में लॉस नहीं हो रहा और कोर में भी कोई लॉस नहीं हो रहा। अब सेकेंड हम देखते हैं नो लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें से हम ये मानेंगे कि हमारे कोर के अंदर ही, जो कोर के अंदर ही है, फ्लक्स कॉन्फाइंड हो रहा है, ठीक है। कोई लीकेज आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड द एयर या फिर आउटसाइड द कोर हमारा कोई भी फ्लक्स जो है लीक नहीं हो रहा है, नो लीकेज फ्लक्स। अब आता है इनफाइनाइट परमेबिलिटी, परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी, म्यू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। फ्लक्स एस्टेब्लिश इन द कोर विदाउट एनी मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे फ्लक्स कंसीडर कर रहे हैं कोर में, क्योंकि हमने आइडियल कोर माना है, फ्लक्स तो हमारा पहले से ये कोई मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं दिया, पता है ना, पहले हम करंट देते हैं उससे फ्लक्स आता है, लेकिन हम आइडियल कोर है तो हम मानेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स पहले से था, तो फ्लक्स एस्टेब्लिश इन द कोर विदाउट एनी मैग्नेटाइजिंग करंट, ओके, ठीक है। अब हम नो लोड मान लेते हैं, हमारा लोड यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, एक केस मान लेते हैं, और यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स किया, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स पहले से है और नो लोड पे है, तो इसको कोई करंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ईएमएफ इंड्यूस कर चुका है, तो ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट भी हुआ है, तो ये इससे कोई करंट विड्रॉ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये नो लोड पे है। अब लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लोड है ही नहीं तो करंट भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इससे कोई करंट नहीं विड्रॉ कर रहा, तो इसकी और इसकी पोलैरिटीज़ भी सेम रहेंगी, ये प्लस माइनस, ऑल्दो ये पोलैरिटीज़ अलग होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों वोल्टेज V और E को इक्वल मानेंगे, और ये मानेंगे कि इधर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो ये सेकेंडरी साइड हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये प्राइमरी साइड है। अब सेकेंडरी साइड में क्या होगा, N2 पोल से d∅m dsn साइन ओमेगा टी। अब हम साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90, यानी कि जो फ्लक्स है, अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ E2 है वो 90 डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। E2 की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है। सिमिलरली कुछ लाइंस हमने यहाँ पे लिखे हैं वो भी देख लेते हैं। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी कौन बताएगा, लोड बताएगा। बताया था ना, लोड के अकॉर्डिंग हम इसकी पोलैरिटीज़ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। लोड मतलब लोड में एंट्री कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पोलैरिटीज़ हमारी किससे होंगी, लोड से डिपेंड करेंगे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटीज़ एज पर हम लेंस लो डिसाइड करेंगे। जैसे इंस्टेंटेनियस फ्लक्स फाइंड आउट करें, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको अपोज करने के लिए हमारा फाई डैश आएगा, और जो करंट बहेगी वो अकॉर्डिंग टू फाई डैश बहेगी, ना कि फाई बढ़ेगी, ठीक है। करंट बहेगी, हाँ ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम यहाँ से
जो V1 है E1 के इक्वल होगा। और हमारा E2 हम फाइंड आउट करेंगे। E2 हम कैसे फाइंड आउट करें, N2/d∅/2 पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई m sin ओमेगा टी, इसको करेंगे तो यहाँ कोस आ जाएगा। कोस को हम कैसे लिख सकते हैं, sin ओमेगा टी प्लस 90। सिमिलरली इसका करेंगे तो इसमें भी सेम ही आएगा, बस N2 की जगह N1 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी बाहर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बाहर आया, N2 आया, फाई m आया और ओमेगा आया, और साइन का क्या हो गया, कोस आया था, उसको हम लिख सकते हैं sin ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है। अब इसमें हम इसकी मैक्सिमम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे आगे के कांस्टेंट N2 फाई m ओमेगा अपॉन 2 अपॉन √2, ठीक है। RMS वैल्यू का यही फॉर्मूला होता है, EM मैक्सिमम जो है N2 फाई m ओमेगा अपॉन √2। √2 याद रखना है हमें, √2 बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यहाँ पे √2 आएगा, ठीक है। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf, और यहाँ पे RMS वैल्यू होती है EM अपॉन E2, ठीक है। अब देखो RMS जो होगी हमारी E2 RMS, वो क्या आ जाएगी, अब यहाँ से √2 से √2 करिए तो √2 पाई, ठीक है, √2 पाई f फाई m N2, ठीक है। इसी तरह से E1 क्या आ जाएगी, √2 पाई f फाई m N1, ठीक है। तो √2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 4.44। अब समझ में आ गया। RMS वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू होती है EM1 अपॉन √2, ठीक है। और हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf, और वैल्यू क्या आ जाएगी, हम मेमोराइज कर लेंगे 4.4 f फाई m ओमेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी, E1 RMS की 4.44 f फाई m N, यहाँ पे N2 आएगा, सॉरी गलती से लिखा है N2, यहाँ पे आएगा N1, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये आ गया हमारा E1 और E2। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये N1 और N2 की रेशियो ये किसके है, E1 E2 N1 N2 V1 V2। अब ये तो हमें सब पता है, ठीक है। A जो होता है हमारी टर्न रेशियो होता है E1 अपॉन E2, और 1 अपॉन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होती है ऑलवेज N2 अपॉन N1 होता है, ऑलवेज, ठीक है। लेकिन टर्न रेशियो क्या होती है, N1 N2 भी हो सकता है, N2 N1 भी हो सकता है, ठीक है। अगर K के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1। नेक्स्ट, अब तक तो हमने इसको क्या कर रखा था, लोड कनेक्ट ही नहीं कर रखा था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लोड को कनेक्ट करते रहे। अब जैसे ही लोड कनेक्ट होगा, ये कुछ करंट, जैसे ही लोड कनेक्ट होगा I2 हमारी फ़्लो करने लग जाएगी, और I2 फ़्लो करेगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ही I2 फ़्लो होगी तो क्या होगा, MMF जनरेट बनाएगी, ठीक है। I2 से MMF बनेगा, पर हम MMF को φ2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो I2 जैसे ही विड्रॉ किया, लोड कनेक्ट होते ही MMF बनाएगी, जिसे हम φ2 के रूप में शो कर रहे हैं। रिमेंबर कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है, जैसे हम ये देख रहे हैं φ1 यहाँ से जा रहा है और φ2 यहाँ से जा रहा है, ठीक है। φ1 इधर से जा रहा है, φ2 इधर से जा रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, क्या, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर, ठीक है। ये याद रहेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो ये मैंने बना रखा है, ये डाइपोल होता है, उस पर जब फोर्स लगती है तो वो पलट जाता है, मतलब उसकी डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगी तो ये इधर की डायरेक्शन में पलट जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स लगती है तो डाइपोल पलटता है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर। अब φ2 को देखो, φ2 की क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब φ2 हमें पता है ना, MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस अभी हम नहीं ले रहे, लेकिन MMF क्या होगा, यहाँ पे N2 है और I2 है, तो φ2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा N2 अपॉन I2 के। सो ओवरऑल फ्लक्स देखो, ये इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, फ्लक्स F, यहाँ पे बस फाई देखो अभी, और यहाँ से φ2 देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये इसका अपोज किया तो ये φ2 आया, ठीक है, ये φ2 आया, इसका अपोज कर रहा है, तो ओवरऑल जो नेट फ्लक्स आएगी वो φ1 आएगी, ठीक है, φ1। ये अब ये φ1 कैसे आई है ये देखते हैं, ये इसका अपोज कर रहा है, बची क्या ये, ठीक है। अब ये हम मानते हैं इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये फ्लक्स को ड्रॉ कर रहा है,
ठीक है, करंट को ड्रॉ कर रहा है तो फ्लक्स को क्या करेगा, ये और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये कम हो रहा है ना, इस ये अपोज कर रहा है फाई का, तो ये कम हो रहा है फाई, तो फाई को कम नहीं होने देगा। तो ये क्या, क्योंकि हमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, हमेशा सेम रखना है, तो हमेशा सेम रखना है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, सेम बोलेंगे, हमेशा सेम रखना है हमें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे और फ्लक्स आए, कैसे आए, φ1 कैसे आएगी, जब हम करंट को ड्रॉ करेंगे, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, जितना लोड I2 ड्रॉ करेगा उतना φ2 बढ़ेगा, ये अपोज करेगा, तो ये फाइव उतना ही कम होता जाएगा, उतना जितना कम होता जाएगा ये उतना ही φ1 बढ़ा के I1 बढ़ा के φ1 को इंक्रीज़ करेगा, ताकि टोटल फाई जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो डॉट की वजह से हम पहले डॉट कनेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो ओरिजिनल फ्लक्स या ऊपर की डायरेक्शन में, तो हम नीचे की डायरेक्शन में फ्लक्स के अकॉर्डिंग पोलैरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ डॉट आ जाता है, तो हम क्या डायरेक्शन लेते हैं, ये देखो हमने ये हाथ उल्टा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन हमने ये ली थी, किसमें, डॉट की वजह से, क्योंकि हमने फ्लक्स ओरिजिनली ऊपर जा रहा था, तो हमने नीचे का फ्लक्स लेके और फिर ये किया था। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ली थी, और एग्ज़िट वाले डायरेक्शन में हम डॉट लगाते हैं, ये तो डॉट के लिए होगा। अब जब तक तो लोड कनेक्ट भी नहीं था, अब लोड कनेक्ट किया, I1 ड्रॉ होगा, तो ये करंट वोल्टेज जो है करंट इस डायरेक्शन में भेजेगी, तो ये करंट इस डायरेक्शन में भेजेगी, तो वाइंडिंग्स में करंट जो है ऐसे जाएगा, और वाइंडिंग में करंट ऐसे जाएगा, तो फ्लक्स ये है ऊपर φ1 की तरफ में, ये और नॉर्मल वे होगा। और वो क्यों हो रहा था, वो हम सिर्फ डॉट कनेक्शन के लिए था, कि फोर्स को लेंज लो लगा के हम की अपोजिशन करेगी कॉज का, तब था, ये सिर्फ डॉट कनेक्शन के लिए था। बट करंट की डायरेक्शन जब हम फ्लो करेंगे तो ओरिजिनल फ्लो करेंगे, यानी कि ये जब, क्योंकि हमारा अब वोल्टेज सोर्स से हम करंट ले रहे हैं, तो हम ये डायरेक्शन शो करेंगे, और φ1 कोई अपोजिशन ऐसे नहीं, ये φ1 आ गया। ठीक है, अब ये φ1 ये आ गया, ये हो गया φ1। ठीक है, φ1 इस तरीके से आ जाएगा जो φ2 के इक्वल होगा, जितना φ2 बढ़ेगा उतना φ1 बढ़ा देंगे, तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। और देखो ये हमने क्या किया, एक दूसरे को ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। अब जैसे कैंसिल करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल जो फाई था, ये ग्रीन वाला फाई, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, फाई सेम बना रहेगा, इस चीज़ को हम कहते हैं MMF बैलेंस। ठीक है, MMF बैलेंस कहते हैं इसको, हम MMF बैलेंस देख लेते हैं। MMF बैलेंस क्या होता है, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ठीक है, जो MMF 1 का था वही MMF 2 का होगा। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे इस डॉट से एंट्री किया ना, ठीक है, करंट अब तो नॉर्मल डायरेक्शन है, जिस डॉट से एंटर, एक डॉट से अगर एंटर किया तो इस डॉट से एग्जिट करेगा, अगर इस डॉट से एंटर करता तो इस डॉट से एग्जिट करता है, यानी एक सोर्स बनेगा, एक लोड बनेगा। जो सोर्स होगा वो डॉट से एंटर करेगा, और जो लोड साइड होगी वो डॉट से एग्जिट करेगा, ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, MMF बैलेंस मतलब एक डॉट से एंट्री, एक डॉट से एग्जिट, जिस डॉट से एंट्री करेगा वो होगा सोर्स, जिस डॉट से एग्जिट करेगा वो होगा लोड। अब इसको हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर, ये ऐसे बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज वर्क इन मैग्नेटिक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज वर्क इन मैग्नेटिक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, मैग्नेटिक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो वह बोलो मैग्नेटिक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में। ठीक है, डॉट से एंट्री, डॉट से एग्जिट, लीविंग। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये हो गया, हम ये देख सकते हैं I2 की, ये हमें पता ही है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ये देखो V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, यानी कि पावर्स जो होगी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, S1 इज इक्वल टू S2। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं टाइम फेजर डायग्राम। टाइम फेजर डायग्राम में देखो हम क्या देखेंगे, हमें पता है E1 और E2 जो होते हैं ये सेम फेज में होते हैं। ठीक है, और हमारा V1 और V2, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है, V1 और E1 के इक्वल थे, V1 E1 के इक्वल था, V2 E2 के इक्वल है। ठीक है, और ठीक है, पहले तो हम नॉर्मल फ्लक्स, ये वाइट वाला नॉर्मल फ्लक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे E2 देख लेते हैं। ठीक है, E2 हम, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो E2 ही आता है। ठीक है, अब हमने E2 देखा, E2 क्या कर रहा है, E2 हमारा जो था वो फॉर्मूला देखा था हमने, जहाँ पे E2 हमने निकाला 4.44 वाला। ठीक है, F(phi)N1, ये क्या, यहाँ पे क्या आया था, sin ω t प्लस 90, यानी कि 90 से लीड करेगा, यानी
ये यहाँ पे 0 है तो ये 90, ये मैक्सिमम पे होगा, मैक्सिमम से शुरू होगा ये होगा। बट हमें पता है, जो हम एक एजम्पशन लेते हैं कि n1 बड़ा है हमारा n2 से, तो e1 बड़ा होगा e2 से, तो ये e2 आ गया। पर हम e1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में उससे बड़ी लेंगे, ठीक है। अब हमारा ड्रॉ हो गया e1 e2। अब करंट की बात करते हैं, ठीक है। अब करंट में हम लोड देखते हैं पहले, ठीक है। हमारा लोड जो है हम मान लेते हैं आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट लैगिंग टाइप का क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो होता है इंडक्टिव पोर्शन जो होता है एल जो होता है वो डज़ नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, ठीक है। ये करंट को सडन चेंज नहीं अलाउ कर पाता, तो सडन चेंज नहीं कर पा रहा करंट को, तो क्या करंट है ना वोल्टेज से पीछे रह जाती है। अब करंट पीछे रह गई क्योंकि वोल्टेज को तो कोई रोक नहीं रहा, लेकिन इंडक्टिव जो है सडन चेंज ऑफ करंट को रोक रहा है, अलाउ ही नहीं कर रहा, तो करंट पीछे रह जाएगी। करंट समय में पिछड़ जाएगी, तो V2 लीड कर जाएगा, I2 लैग कर जाएगा। तो अब ये लैगिंग है। अब किसी भी एंगल से, एक फाई एंगल से लैग कर रहा है। अब ये मैक्सिमम में है तो इसका मैक्सिमम जो है I का थोड़ा लेट होगा, इस तरीके से देखो। अब इसका मैक्सिमम जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसी तरीके से हमेशा लैग करेगी। तो इन दोनों का, और ऐसे ही I1 का मैग्नीट्यूड भी सेम है I2 से, लेकिन ये थोड़ा सा, अब वहाँ पे क्या था E1 बड़ा था, यहाँ पे I2 बड़ा होगा, तो I1 जो है उससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे मैग्नीट्यूड में। बन गया टाइम फेजर डायग्राम, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये फ्लक्स है। अब फ्लक्स के रेफरेंस में बनाते हैं, हमने सब कुछ फ्लक्स के रेफरेंस में। फ्लक्स के रेफरेंस में क्या है, E जो है 90 sin ओमेगा t + 90, ये लीड कर रहा है। E1 बड़ा है E2 से, वोल्टेज भी इसी तरह से मार्क कर दिए। और करंट जो है लैग ही कर रहा है क्योंकि RL लोड है, करंट को लैग करा दिया, ठीक है। I2 बड़ा है, I1 छोटा है, ठीक है। और कोस φ2 को क्या बोलेंगे, जो सोर्स साइड होगा लोड पावर फैक्टर, और कोस φ1 सोर्स पावर फैक्टर। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे एक और दे रखा है, यहाँ पे 3 टाइप की वाइंडिंग्स है A B C, ठीक है। इनके हमें टर्न रेशोज दे रखे हैं और वोल्टेज यहाँ पे एक ही दे रखी है। हमें एक्स वाई के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। डॉट पोलैरिटीज गिवन है, तो डॉट पोलैरिटीज में पता है वहाँ पे ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो हम देख सकते हैं ये देखो हमारा E1 यहाँ पे इस तरीके से प्लस माइनस, यहाँ पे E2 प्लस माइनस, डॉट के हिसाब से E2 आ गया, डॉट के हिसाब से ये प्लस माइनस E3 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम वैसे निकालते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ गया E1, ठीक है। मैं एक बार राइट डाउन करके दिखाती हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे आया E1 क्या है, नेगेटिव चल रहा है, और यहाँ से पॉजिटिव E2, और यहाँ से देखोगे तो फिर आता है नेगेटिव E3, ठीक है। और हम E1 की फाइंड आउट करें वैल्यू तो क्या होगा, E2 - E3 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और डॉट से देखो ये सोर्स है, तो ये डॉट से हमारा करंट जो होगा एंट्री करेगा, ठीक है। डॉट से एंटर करेगा और बाकी डॉट से एग्जिट करेगा। हम एक्स वाई के क्रॉस है, एक्स वाई का क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वैसे भी देख सकते हैं, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस आ रहा है। अगर प्लस माइनस और प्लस माइनस आता तो ये दोनों ऐड होते हैं, पर इसने टर्न्स क्या किए, ऐसे ऐसे लपेटता बीच में ऐसे लपेटने लगा। हालांकि टर्न तो टोटल इसने बनाया इस हिसाब से था कि 160 टर्न्स इधर हो जाए, वोल्टेज बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ऐसे लपेटते बीच में ऐसे लपेटने लगा। हमारी वोल्टेज क्या बहुत कम हो गई, यहाँ 100 वोल्टेज थी और यहाँ पे आके 50 तो E2 आया है, ये हमारा 30 आता है जहाँ तक मुझे याद है, और टोटल क्या बच जाता है 20। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, अगर वो ढंग से कनेक्ट करता है, इसको मैं आगे दिखाऊंगी, ठीक है। अगर ये इसको इस तरीके से कनेक्ट करता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को आउटपुट में लेता है और नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्शन से एडिटिव हो जाती है, 80 वोल्ट हो जाती है। बट अभी क्या हुआ, हमारी 20 वोल्ट ही रह गई एक्स वाई, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इसने ऐसे टर्न करते करते ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। और ये याद रखना, डॉट की साइड पॉजिटिव होगा तो हमें E1 के जो है पोलैरिटीज मार्क करने में ईजी होगा, ठीक है। एक डॉट सोर्स है उससे तो एंट्री करेगा करंट और बाकी से एग्जिट करेगा, फिर हम करंट की डायरेक्शन यहाँ पे वाइंडिंग्स में इजीली मार्क कर सकते हैं। अब देखो ये भी बहुत सही कंसेप्ट है। यहाँ पे है इंपीडेंस ट्रांसफार्मर, ठीक है। इंपीडेंस ट्रांसफार्मर ले रहे हैं हम यहाँ पे। अभी देखो हम यहाँ पे इस वाइंडिंग पे देखते हैं कि क्या आ रहा है, Z1, ठीक है। यहाँ पे है Z1 इंपीडेंस और ये हमारा लोड का है ZL इंपीडेंस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम ZL की वैल्यू निकालें, ओके। अब यहाँ पे ZL क्या होगा, देखो वोल्टेज है, करंट है, क्या हो जाएगा E2/E2, ठीक है। इसी तरीके से हमारा Z इनपुट क्या हो जाएगा, Z इनपुट क्या हो जाएगा E1/I1। यहाँ पे I1 करंट आ रही है, हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने लॉसेज वगैरह कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ZL आ गया, ये Z इनपुट आ गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं एक बारी। चलो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अगर प्राइमरी साइड के टर्म्स ज़्यादा हुए और सेकेंडरी साइड के टर्म्स कम, ठीक है, और यहाँ पे हमें Z इनपुट फाइंड आउट करना है, ZL दे रखा है, तो देखो जब ये N1 टर्म्स ज़्यादा हो ना, यानी प्राइमरी साइड के टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, जो N1/N2 आएगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो अब N1/N2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, R इनपुट/RL, ठीक है, = N1/N2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमें RL दे रखा है, वो ऊपर चला जाएगा, ये हमारा एक से बड़ा आ गया, ठीक है। कितना है 5², एक से बड़ा क्यों कह रही हूँ मैं बताती हूँ, ठीक है। ये आगे 250, यानी R इनपुट की वैल्यू ये बड़ा हुआ तो ये भी बहुत बड़ा हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ZL' भी बोलते हैं, Z इनपुट को ZL' भी बोल देते हैं जब इसको यहाँ रेफर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये Z इनपुट की वैल्यू जो भी है, देखो ये N1 बड़ा हुआ तो ये भी बहुत बड़ा हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हमारा N1 बड़ा होता है तो मैग्नीट्यूड मैग्नीफायर, क्योंकि हम जब ये बड़ा होगा N1 तो A की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, तो हमारा R इनपुट भी या फिर Z इनपुट भी बड़ा आएगा 1 से, ठीक है। N1 बड़ा तो इनपुट साइड इंपीडेंस भी बड़ा, तो उससे मैग्नीट्यूड मैग्नीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ का हमें मैग्नीट्यूड बड़ा करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड मैग्नीफाई। और अब देखो ये 1/5 होता तो A की वैल्यू क्या आती है, 1 से बहुत कम आती है, उसका स्क्वायर कर देते तो और कम हो जाती, तो R इनपुट की वैल्यू जो होती है वो क्या आती है, वो बहुत कम आती ZL के कंपेरिजन में, ठीक है।
यानी कि ये बहुत छोटा हो गया, इसके कंपैरिजन में ये छोटा हो गया, तो क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड डिमिनिशर, और ये बड़ा हो गया आर इनपुट क्योंकि N1 बड़ा है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड मैग्नीफायर। कूल, ठीक है। अब एक यही यहाँ पे बताया गया, देखो करंट की वाली ये वैल्यू है जेड इनपुट E1 अपॉन N1 है, ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। मैंने बताया था जेड इनपुट को हम RL डैश भी बोल सकते हैं क्योंकि उसको इधर रेफर कर दिया, तो वैसे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर में आ रही है, ठीक है। जैसे हम निकालते थे ना, सॉरी E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ऐसे आएगा Z1 या फिर जिसको जेड इनपुट कह सकते हैं, लोड की साइड ZL, और ये आ जाएगा N1 N2 का स्क्वायर। बस ये करना है, ये बड़ा तो मैग्नीफायर आ जाएगा ये, और ये छोटा ये बड़ा तो ये मैग्नीट्यूड डिमिनिशर आ गया, ठीक है, सिंपल। अब हम आइडियल को छोड़कर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे परमेबिलिटी जो है फाइनाइट होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी, कभी भी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकल केस में। अब कोर जो है लॉसलेस नहीं होगा, उसमें लॉसेस तो पक्का होंगे, कोर लॉस जो है वो होंगे ही होंगे, और वाइंडिंग का भी जो हम टर्न्स लपेटते हैं उनका भी अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से भी लॉसेस होंगे, और फ्लक्स लीकेज भी प्रेजेंट होगा, कि हम पहले कह रहे थे कोर के अंदर ही कन्फाइड होगी, ठीक है, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स लीकेज भी वहाँ पे होगी। और सबसे ज़्यादा बेस्ट इंसुलेटर क्या होता है, एयर होता है, लेकिन उसमें भी स्टिल फ्लक्स लीकेज होती है, फ्लक्स लीकेज तो हमेशा प्रेजेंट होगी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ड्रा करते हैं, ठीक है। ये कोर की जो लॉसेस है ना, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होगा, वो हम बाहर शो कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम फ्लक्स जो है पहले से हम यहाँ पे, अब फ्लक्स पहले क्या था, हमारा फ्लक्स जो है खुद ही सेटअप हो जा रहा था, ठीक है, एक आइडियल फ्लक्स फाइंड आउट, लेकिन अब क्या होगा, हमें फ्लक्स सेटअप करना पड़ेगा। फ्लक्स सेटअप करने के लिए कुछ ना कुछ जो है, अगर हमारे लोड कनेक्ट भी नहीं है ना, पहले क्या होता था आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लोड कनेक्ट नहीं है तो हमारा कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा था सोर्स से। अब लोड कनेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ हमारी लॉसेस है, देखो लोड कनेक्ट नहीं है, फिर भी वोल्टेज सोर्स जो V1 से है कुछ करंट ड्रॉ होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोर लॉस को पूरा करने के लिए, कोर में कुछ लॉसेस होते हैं, उसको पूरा करने, कौन से लॉसेस हैं, ये लॉसेस हैं, ठीक है, जिसे हमने बाहर की तरफ रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये कोर के लॉसेस हैं, ठीक है। एक तो ये कोर लॉसेस की वजह से, एंड जो हमें अब ये फ्लक्स पहले तो आइडियल करंट में हम सोचते है पहले से ही कोर में है, फ्लक्स सेटअप ही है, बट ऐसा थोड़ी तो खुद से सेटअप हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स सेटअप करने के लिए, ठीक है। अब दोबारा से हमने लोड को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, फिर भी करंट ड्रॉ कर रहा है, क्यों, क्योंकि कोर लॉसेस की वजह से, सेकंड फ्लक्स सेटअप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो हमारा फ्लक्स क्या है, AC है, तो फ्लक्स कैसा है हमारा, साइनोसॉइडल है, ठीक है, साइनोसॉइडल है फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स एक बारी को हमारा पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट टाइम नेगेटिव साइकिल भी होगी, क्यों, क्योंकि हमारा जो सोर्स वोल्टेज है वो भी साइनोसॉइडल, हमने AC वोल्टेज लिया है। अब देखो वोल्टेज एक बार जो पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा और करंट इस तरीके से बहेगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज अगर नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो ये क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, हम यहाँ से करंट को विड्रॉ करेगा। जब करंट को विड्रॉ करेगा तो फ्लक्स की डायरेक्शन भी स्विच हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो गया, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी उसी जो वोल्टेज जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा चेंज हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्लक्स चेंज होगी, ठीक है। अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो फ्लक्स ऊपर, वोल्टेज नेगेटिव है तो फ्लक्स नीचे, हमारी उसी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी हमारी वोल्टेज की, फ्रीक्वेंसी की। नाउ व्हेन स्विच S इज ओपन, जब हमारा स्विच S ओपन है, द ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड नो लोड करंट I0, ठीक है। जब ये ओपन भी है तो I0 ड्रॉ कर रहा है, क्यों कर रहा है वो बता दिया, दो रीजन है, एक तो कोर लॉसेस की वजह से, सेकंड फ्लक्स सेटअप करने की वजह से। जो हमारा नो लोड करंट है वो 2 to 5% होता है फुल लोड करंट के, ठीक है, सिर्फ 2 to 5% है, बहुत कम। अगर 100 एम्पियर की करंट पै रही है तो ये समझ लो 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा EMF जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो क्या होता था, NdΦ/dt होता था, ठीक है। वो क्या हो रहा था, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा था, यानी AC नेचर का था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हर इंस्टेंट पे अलग हो रहा था, हर इंस्टेंट पे अलग है, ठीक है। तो हमारे ये कांस्टेंट है, कुछ एक वेरिएबल है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, EMF सेटअप हो जा रहा था, ठीक है। अब जब EMF सेटअप होता है वो मैं आगे दिखाती हूँ किसी और डायग्राम में, 1 मिनट रुको, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखो EMF सेटअप हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडल नेचर का है। टाइम फ्लक्स तभी सेटअप, EMF कब सेटअप होगा जब फ्लक्स टाइम वेरिंग होगा, क्योंकि dφ/dt फॉर्मूला ही हमारा ये है, ठीक है। और ये हमेशा अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, कॉस को, क्योंकि हमारा लेंस लो भी है, E जनरेट हुआ क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है dφ/dt, ठीक है, dφ/dt हो रहा है, EMF जनरेट हुआ तो कॉस को अपोज करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स होगा, अपोजिट में होगा तो ये इस डायरेक्शन में करंट होगा, यानी डॉट पोलैरिटी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फ्लक्स चेंज हुआ क्योंकि AC नेचर का, तो E आया तो डॉट पोलैरिटी आई, तो हमें पता चला कि सोर्स किस डायरेक्शन में कनेक्ट होगा, क्योंकि डॉट पोलैरिटी में हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ पे डॉट पोलैरिटी निकलती है तो यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। हमें EMF जो इंड्यूस EMF है उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है कि वो ऐसे कनेक्ट है कि ऐसे कनेक्ट है। अब देखो ये कनेक्ट है, अब ये देखो V1 भी यहाँ पॉजिटिव है, ये E1 पॉजिटिव है, यानी ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारा करंट जो होगा मेंटेन रहेगा। मैं अब करंट मेंटेन क्यों कह रही हूँ, अगर हमारा सोर्स अगर DC होता, ठीक है, अगर DC होता तो हमारा ये कांस्टेंट होता, अगर हमारा वोल्टेज ही कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट निकलेंगे सेम, यहाँ पे एक सेम लेवल पे मेंटेन हो रहा है तो हमारा फ्लक्स भी सेम लेवल पे मेंटेन रहेगा। अब फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो dφ/dt क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ये जीरो हुआ तो हमारा EMF क्या है, जीरो। EMF जीरो है तो कोई बात ही नहीं, EMF जनरेट ही नहीं हुआ, यानी ये EMF कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, ये नहीं आया तो पोलैरिटी नहीं पता हमें, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि वोल्टेज को ऐसे कनेक्ट करना है कैसे करना है, चलो वो भी ठीक है, नहीं पता। लेकिन ये देखो हमारे ये लॉसेस है ना, ये बहुत कम है। मेन काम क्या होता है यहाँ पे कि फ्लक्स सेटअप करना, लॉसेस कोर लॉसेस तो बहुत कम होते हैं, तो R1 बहुत कम है, तो जो हमारा V/R होगा, ठीक है, इजिकल टू I1 मान लो, तो हमारे ये बहुत कम है, V हमारा ज़्यादा होता है, या जो जनरेशन वोल्टेज होता है, तो हमारा करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर बर्न हो जाएगा अगर हमने DC कनेक्ट किया तो, ठीक है। अब E1 जनरेट होना इसीलिए ये इसको काउंटर बैलेंस कर देता है और ये I जो वैल्यू है वो मेंटेन रहती है, करंट की वैल्यू। आगे अब एक और
आगे देखो ये 2 to 5% तो होता है, ये तो देख लिया। अब 80 to 85% लैगिंग होता है, ये क्यों होता है? अभी हमने बताया R1 बहुत कम होता है फ्लक्स सेटअप करने के लिए, ठीक है, R बहुत कम है, तो मेन काम क्या है? फ्लक्स सेटअप करना। फ्लक्स सेटअप करना मतलब आई नोट फॉर रिएक्टिव पावर बिल्डअप। अगर हमें आई नोट सेटअप करना है यानी रिएक्टिव पावर बिल्डअप करनी पड़ेगी, ठीक है, फ्लक्स सेटअप करने के लिए हमें रिएक्टिव पावर बिल्डअप करनी पड़ेगी। अगर रिएक्टिव पावर है तो लैगिंग नेचर का हो जाएगा, इसीलिए जब हम लोड कोई कनेक्ट नहीं करते, हमें लोड से मतलब नहीं है, बट यहाँ पे R बहुत कम है ना, क्योंकि तो ये क्या बचा? सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ बची। R हमारा बहुत कम है एक्स के कंपैरिजन में, ये कनेक्ट ही नहीं है, इसकी तो बात ही मत करो, ठीक है। तो अब डिपेंड किया सिर्फ इस पर और फ्लक्स सेटअप करना है, ठीक है। फ्लक्स सेटअप करने के लिए लॉसेस बहुत कम है और R की वैल्यू भी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से लॉसेस बहुत कम है। यही तो होता है I² R, ये थोड़ी होता है वैल्यू, ठीक है, कम है। तो क्या हो जाएगा? एक तो होता है R की वजह से क्या I² R और इसकी वजह से क्या I² X, ठीक है, ये तो बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? रिएक्टिव पावर बिल्ड होगी, जिसकी वजह से लैगिंग नेचर का होगा क्या? 80 to 85% लैगिंग। सोच के देखो, ये कंप्लीटली L की तरह बिहेव कर रहा है 80 to 85%, यानी कि R की वजह से तो ये बहुत I² R जो इन लॉसेस की वजह से तो बहुत कम हो रहा है, क्या सिर्फ 10 to 5%, वरना ये पूरा 80 to 85% इसी वजह से लैग कर जा रहा है। R का रोल ही बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि R बहुत छोटा है X के कंपैरिजन में। अच्छा, नो लोड पे फ्लक्स क्या सेटअप हुआ हमारा? प्रोपोर्शन टू N1 I नोट, क्योंकि I1 अभी फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि I1 जब होगा जब ये लोड कनेक्ट हो जाएगा, अभी तो ये नो लोड करंट ही चल रहा है, ठीक है, तो N1 I नोट। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये तो पहले से था हमारा phi N1 I1, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ये हमारे डॉट पोलैरिटीज इसलिए थी क्योंकि E1 जनरेट करने के लिए। अब हमारा लोड कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब हम लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्विच क्लोज करने से पहले हम डाइपोल की मूवमेंट्स देख लेते हैं एक्चुअल में कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम उसके लिए BH कर्व देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है आई को बहने, जैसे आई जब बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारा करंट सेटअप हो जाता है तो फ्लक्स जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, फील्ड या फ्लक्स की बात है, जैसे आई बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड यानी H प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि NI/L होता है। जैसे करंट सेटअप हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वैसे ही करंट अपने ऑर्बिट में मूव करने से, करंट जब अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो उससे अराउंड द न्यूक्लियस एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। करंट अपने ऑर्बिट में मूव करने से अराउंड द न्यूक्लियस एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेट्स बन जाते हैं, ठीक है, उन्हीं डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, उसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। स्मॉल मैग्नेट्स बनते हैं क्योंकि करंट ऑर्बिट कर अराउंड द न्यूक्लियस, स्मॉल मैग्नेट्स बन जाते हैं, उन्हें मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ये स्पेशली किसकी वजह से होता है? जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म हो जाता है, लाइक स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करता है। अब देखो पहले क्या था, ये देखो, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये रैंडमली ऑर्बिट में डाइपोल था, ठीक है, एक आयरन पीस लिया था, वो कोई मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा था वो आयरन पीस। क्यों? क्योंकि डाइपोल्स जो है रैंडमली ओरिएंटेड थे, ठीक है। एक मैग्नेट को हम उसके पास लेके आए, तो ये सारे के सारे अलाइंड हो गए, ठीक है, बिकम मैग्नेट। तो ये भी खुद मैग्नेट बन गया, क्योंकि सारे एक ही लाइन में अलाइंड हो गए। पहले क्या होती है, सारे आपस में एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल किए जा रहे थे, तो कोई मैग्नेट बन नहीं पा रहा था। अब ये यूनिडायरेक्शनल हो गया इन मैग्नेट्स को पोल की डायरेक्शन, तो ये डाइपोल एक यूनिफॉर्म डाइपोल्स बन गए सारे के सारे यूनिफॉर्म डायरेक्शंस में, तो ये बिकम अ मैग्नेट, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आयरन पीस है, उस पर कॉइल लपेट दी हमने, ठीक है, तो कॉइल लपेट दी, ये करंट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी वजह से फ्लक्स जो है ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब डाइपोल फ्लक्स की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, यानी कि फ्लक्स की डायरेक्शन ये है तो डाइपोल ऐसे अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। देखो अब इसको आगे और समझते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, ये देखो हमारा H, ये जो हमारा देखो करंट की जो फील्ड है, करंट की वजह से H प्रोड्यूस हो रहा है। H क्या है? प्रोपोर्शन है I के, ठीक है, I नोट के, और B क्या है? प्रोपोर्शन है फ्लक्स के, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ये लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे B भी बढ़ेगा, क्योंकि B और H के बीच में भी रिलेशन है, याद है ना, B इक्वल टू म्यू H, B और H के बीच में भी रिलेशन है, तो ये बढ़ा, ठीक है। एक पॉइंट के बाद करंट कॉन्स्टेंट हो गया, ये भी रुक गया। फिर क्या हुआ? करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ। करंट का रिलेशन सीधा H से है और H का रिलेशन है B से, तो ठीक है, यानी पहले करंट की वजह से H चेंज होगा, फिर B चेंज होगा, यानी कि H हमेशा लीड करेगा और B लैग करेगा, क्योंकि B H के बाद रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, थोड़ा स्लो होगा, यानी H से H लीड करेगा, B लैग करेगा। अब देखो यहाँ पे हो गया, ये नेगेटिव हुआ, डिक्रीज हो रहा है, नाउ H स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो B भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे H तो जीरो हो गया, ठीक है, जैसे I जीरो हुआ वैसे H जीरो हो गया, लेकिन मैंने क्या बताया, B लैग कर रहा है। अभी B जीरो नहीं हो पाया, क्योंकि B थोड़ा सा पिछड़ गया उस स्पीड से, पीछे चल रहा है, क्योंकि तो ये H, अब B जीरो हुआ, ठीक है, यहाँ पे B जीरो हुआ, तब तक H क्या नेगेटिव हो चुका था कुछ वैल्यू, जब तक B जीरो हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अब ये करंट जीरो हो चुका है, ठीक है, तो H जीरो हो गया, लेकिन B कुछ बचा हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे कुछ टाइपोल्स फिर भी कुछ अलाइंस रह गए, कुछ बाकी के तो सब रैंडमली हो गए, क्योंकि यहाँ तक तो सारे पूरे कंप्लीटली अलाइन हो गए थे। फिर जैसे जैसे डिक्रीज होने लगा, यानी कुछ टाइपोल्स जो है रैंडमली ऑर्बिट करने लगे, तो लेकिन यहाँ पे आके सबको रैंडमली ऑर्बिट नहीं हुए, ये कुछ मैग्नेट अलाइन रह गए, तो यानी कि इसीलिए इसे बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कुछ मैग्नेटिज्म रह गए यहाँ पे। उस मैग्नेटिज्म को कम करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स डालनी पड़ी कि हम इसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज कर दें, ठीक है। वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को कम करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा फोर्स डालनी पड़ी उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखो कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ, रैंडमली ऑर्बिट डाइपोल थे, उसमें हमने करंट दी तो सारे अलाइन हो गए सी तक, लेकिन जब हमने उस करंट को कम करने लगे तो डाइपोल फिर से रैंडमली ऑर्बिट होने लगे, लेकिन कुछ अलाइन रह गए, उसे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन उसको कम करने के लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हमें एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ी, उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। देखो यहाँ पे ये जो हमारा है, ये होते हैं क्या, सॉफ्ट मैग्नेट जो होते हैं, ठीक है, जिनका H कम हो जाता है, इसे कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेट, ठीक है। ये सॉफ्ट मैग्नेट कहाँ यूज़ होते हैं? ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं, मोटर कोर्स में यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डेसिपेशन कम होती है, यानी लॉसेस बहुत कम होते हैं। एनर्जी डेसिपेट कैसे होती है? I² R लॉसेस की फॉर्म में होती है। AC फील्ड की बात करें विद द AC फील्ड, यानी यहाँ पे H कम है, ये सॉफ्ट मैग्नेट्स है। सॉफ्ट मैग्नेट्स कहाँ यूज़ होते हैं? ट्रांसफार्मर्स में, मोटर्स में, ताकि एनर्जी डेसिपेट कम हो, और ये यूज़ करते हैं हम ताकि रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेट अपॉन द रिवर्सल ऑफ द फील्ड, ठीक है,
ताकि हमारी यानी कि हीटर वीटर्स में यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेट हो, ठीक है। और अब देखो ये ब्रॉड है, यानी कि ये है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट जिसे कहते हैं, वो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, तुरंत मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इजीली हो जाए, इसलिए ट्रांसफॉर्मर में और मोटर्स में यूज़ होते हैं। अब ये क्यों है, ये हमारे होते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए, किसके लिए, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग्स करनी हो या मेमोरी डिवाइसेस हो, ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन रह सके, उसमें उनका मैग्नेटाइजिंग लॉस नहीं होता, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग और मेमोरी डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि पीएच का जो होता है एच सबसे मतलब बी जो है सबसे कम, बी कम होने का मतलब क्या है, मतलब ये एच की उतनी वैल्यू के लिए बी बहुत कम वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो बी की वैल्यू कम है, यानी कि ये हमारा देखो एच बढ़ रहा है, बी उतना ही है, ठीक है। ये होगा, ये ऐसे ही बन सकता है, तो ठीक है। तो ये एयर के लिए और ब्रॉड लेना तो आयरन के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर परमानेंट मैग्नेट यूज़ करना है तो वो स्टील है, तो हम इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स में एयर कोर ट्रांसफॉर्मर जो कोर है एयर कोर लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के लिए। अदरवाइज उससे ज़्यादा मैग्नेटिक चाहिए तो आयरन, और उससे ज़्यादा मैग्नेटिक चाहिए तो स्टील। अब देखो हमने ये देख लिया कि हमने यहाँ देख लिया कि बी लैग कर रहा है एच से, एच लीड करेगा देन बी होगा। एच क्या प्रोपोर्शन आई नोट के, बी है फाई के, यानी फाई लैग करेगा आई नोट से। पहले आई नोट आता है, नो लोड करंट आता है, उसके बाद वो फ्लक्स जनरेट करता है, ठीक है। ऐसे ही आई लैग करेगा फाई नोट से, इन अदर वर्ड्स आई नोट लीड्स फाई। अब ये क्या, तो फाई लैग्स यानी आई नोट लीड फाई, ठीक है। अब देखो ये है आई नोट की वैल्यू, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, ये जो हमारा अल्फा आया ये क्या है, एंगल ऑफ हिस्टेरिसिस एडवांस, एंगल ऑफ हिस्टेरिसिस एडवांस, ठीक है। अब देखो हमें फ्लक्स को रेफरेंस लेते हैं, लेकिन फ्लक्स को तो रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन आई नोट तो लीड कर रही है, आई नोट हो गया, ई की वैल्यू तो यही होती है फ्लक्स से 90 डिग्री पे, ठीक है। ये आई नोट है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल ऑफ हिस्टेरिस एडवांस, ये हिस्टेरिस एडवांस है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई नोट नो लोड पावर फैक्टर एंगल, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अब देखो आई लीड कर रहा था, ये लीड कर रहा था, अल्फा हुआ, ये एंगल ऑफ हिस्टेरिस एडवांस है, आई और फ्लक्स के बीच में लैम्डा आया, बचा हुआ ये आ गया, ठीक है। इसे 90 माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं, अगर फाई नोट की वैल्यू ना दे रखी, लैम्डा की वैल्यू दे रखी, यानी एंगल ऑफ हिस्टेरिस एडवांस ही दे रखी हो। अदरवाइज फाई नोट क्या, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। अब देखो आई नोट हमें क्यों जनरेट करना था, आगे बढ़ने से पहले लैम्डा अल्फा के बारे में जान लेते हैं, एंगल ऑफ हिस्टेरिस एडवांस के बारे में, ठीक है। बेस्ड ऑन द मटेरियल, हमारा मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा मटेरियल जो है हार्ड मैग्नेट है, ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू हाई होगी, ठीक है, ऑब्वियसली गैप ज़्यादा होगा, लेट करेगा। और अगर हमारी अल्फा की वैल्यू कम है या ज़्यादा है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो मैग्नेट कैसा है, ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेट है या हार्ड मैग्नेट है, ओके, ठीक है। ये भी हमने देख लिया, एच लीड करता है, ये लाइट करता है। अब देखते हैं जो आई एम जो करंट है, अब देखा हमने आई नोट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आई एम और आई सी के बीच में। आई एम और आई सी कैसे है ये देख रहे हैं, ठीक है। आई एम जो होता है जो करंट मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बनाने के काम कर रहे हो, ठीक है, जो हमारे मैग्नेटाइजिंग करंट को, जो हमारी फ्लक्स जो हमें जनरेट करनी थी उसके लिए, ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है आई नोट का, समझ गए, जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बनानी थी उसके लिए दो काम थे, कोर लॉस को कम करना है, मैग्नेटाइजिंग करंट बनाना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट हमने यहाँ बना दी, वो फ्लक्स की डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन में है, वो बनाने के लिए ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हुआ आई नोट का। और आई नोट क्या काम कर रही थी, ये करी थी आईसी, वोल्टेज के फेस वाली करंट, ठीक है। इसे वोल्टेज की फेस वाली करंट भी बोल सकते हैं, इसे फ्लक्स की फेस वाली करंट भी बोल सकते हैं। क्या फ्लक्स में क्या है कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करनी है, इसीलिए फ्लक्स की डायरेक्शन में। और आई नोट क्या है, ये वोल्टेज ई की वजह से, याद है ना, वो लॉसेस हुए थे, लॉसेस की वजह से ही तो सारी चीज़ें हो रही थी। वोल्टेज में फेस वाली करंट, ठीक है, ये क्या होती है, एक्टिव लॉस बना रही होती है, ठीक है। एक्टिव लॉसेस के लिए हम क्या है आईसी जनरेट करते हैं, ये आईसी हो गया। अब दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। आई नोट के वैसे भी दो ही काम थे, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना, कोर लॉसेस करना। कोर लॉसेस हमने ई की फॉर्म में करते, क्योंकि कोर लॉसेस तभी हो रहे हैं जब वोल्टेज है वहाँ पे, ठीक है। और आई एम फ्लक्स जनरेट करे, फ्लक्स की डायरेक्शन में हो गया ना। अब इसको आईसी, इसको क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आई नोट कोस फाई नोट, इसे बोल सकते हैं आई नोट साइन फाई नोट। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, ठीक है, इसको याद रखना। आई नोट जो होता है, ठीक है, नो लोड करंट जो होता है, आईसी प्लस आई एम होता है, ये वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं लिया, वेक्टर फॉर्म में हमने ऐड कर दिया। आईसी क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट होता है आई नोट, आई एम क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है आई नोट, आईसी कोर लॉस कंपोनेंट होता है आई नोट, आई एम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है आई नोट, आईसी कोर लॉस कंपोनेंट होता है आई नोट, आई एम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है आई नोट। अब हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। अब हमने स्विच को क्लोज किया तो देखो पहले तो नो लोड करंट की वजह से ये फ्लक्स तो बनी रही थी N1 आई नोट। अब ये स्विच क्लोज हो गया तो लोड भी हमारा कुछ करंट विड्रॉ करेगा, I1 किया, I1 जैसे ही किया वैसे I1 करंट है, देखो ये करंट I1 है, ये ऐसे I1 ले रहा है, तो ऐसे ये डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन के करंट की वजह से फ्लक्स ये है, ठीक है, ये। अब देखो एक्चुअल में ऐसा फ्लक्स नहीं होता, ना ऐसे वेवलेंथ्स होते हैं, मेन काम तो डाइपोल्स के फॉर्म में होता है, लेकिन ये जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, ये जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए किया है, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखिए, हमने इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो ये फ्लक्स जनरेट हो रही है, अब ये क्या कर रहा है, जो हमारा नो लोड फ्लक्स था उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, यानी कि डाइपोल, इसने तो क्या किया, इन सारे डाइपोल्स को अलाइन किया, तो ये अपोजिशन अपोज को अपोज तो करेगा, ये I1 ड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इन पे फोर्स लगाएगा, इनको रैंडम करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही लोड कनेक्ट हुआ और ये अपनी फोर्स इस आई नोट, इस फाई से अपनी इसको फोर्स लगा के इसको कम करने के, जैसे ये नॉर्मल फ्लक्स था ये कुछ छोटा, ठीक है। एक हम रैंडम इंस्टेंट पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरी कर रहा है, हमें एक इंस्टेंट तो पकड़नी पड़ेगी, इसीलिए हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फ्लक्स, ठीक है। इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होती है जो, अब उसमें देखो ये हमारा इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या होगी, मेन जो फ्लक्स ये जो I1 जनरेट करेगा ये और फोर्स देगा इसको, ठीक है, ये ट्राई कर रहा है इसको दबाने की, तो ये और फोर्स देगा, ठीक है। ये क्या होगी, ∅1 = N1 I1, ठीक है, ये N1 I1 फोर्स और होगी, ताकि ये जो इसको अपोज कर रहा है, कुछ इन पे फोर्स लगा रहा है कि रैंडम हो जाए, ये और फोर्स देगा कि नहीं, ये लो, तो ये इनको लाइन ही मेंटेन करने के लिए ये होगा। ये तो हमने समझने के लिए कर लिया कि ऐसा होता होगा कि भाई ये थोड़ा पावर दिखा रहा है तो ये और गुंडे भेजेगा कि नहीं ऐसे कैसे, हमारे तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, ये काम चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, MMF बैलेंस हो जाएगा। MMF बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, N1 I1 = N2 I2 + N1 I0,
ठीक है। अब देखो जैसे हमारा वहाँ पे हमने देखा, ये चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा I1 स्टार्ट हुआ तो वैसे phi 2 स्टार्ट हो गया। phi 2 क्या कर रहा था, पोज कर रहा था, ठीक है। I1 वैल्यू क्या है, एक तो लोड की डिमांड को पूरा कर रही है, ठीक है, लोड की डिमांड जो हो रही है उसको पूरा कर रहा है। I1 जो एक्स्ट्रा बाद में ये बड़े वाला ग्राफ आया है I1 का, इसका काम क्या हो रहा है, एक तो लोड की डिमांड कब आई, जब ये I1 जनरेट हुआ और फाइंड आउट हुआ, इसको भी ओवरकम करने का काम है। फ्लक्स की डायरेक्शन में देखो तो इसको ओवरकम करने का काम है, लोड्स की डायरेक्शन में देखो तो लोड डिमांड को पूरा करने का काम है I1 का, ठीक है। नेक्स्ट नो लोड कंडीशन में करंट की डिमांड को, एक ये नो लोड कंडीशन में जो फ्लक्स था उसकी डिमांड को पूरा करना, ओवरऑल ये होगा, ठीक है। एक तो लोड डिमांड को पूरा करना, एक नो लोड कंडीशन में करंट की डिमांड को पूरा करना, ठीक है। ये सप्लाई के I1 जो है सोर्स सप्लाई करता है, ठीक है। अब ये देखो MMF सप्लाइड बाय द सोर्स, MMF सप्लाइड बाय द सोर्स, ये हो गया N1 I1, ठीक है। ये हो गया MMF सप्लाइड बाय द सोर्स, MMF सप्लाइड बाय द सोर्स, ये है MMF डिमांड बाय द लोड। कौन सा लोड डिमांड कर रहा है, ये है N2 I2, ठीक है। MMF डिमांड बाय द लोड N2 I2, MMF सप्लाइड बाय द सोर्स N1 I1, और ये क्या है, MMF रिक्वायर्ड टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर अंडर द नो लोड कंडीशन। ये कब है, ये क्या है, ये N1 फाई नोट, ये कब है, MMF रिक्वायर्ड टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर अंडर द नो लोड कंडीशन। जब नो लोड कंडीशन हो तो भी इन द कोर सेट अप द फ्लक्स, ये होगी MMF की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हमें सेट ऑफ फ्लक्स करने के लिए हमने देखा है कि 80 to 90% लैग होता है। क्या होता है, ये मेजर अमाउंट ऑफ करंट जो खींचता है वो क्या होती है, MMF सेटअप के लिए होती है, ना कि कोर लॉस को कम करने के लिए। तो क्या होता है, रिएक्टिव पावर को बिल्डअप करने के लिए, तो इसमें रिएक्टिव पावर ज़्यादा कर देता है नो लोड की कंडीशन में, जो कि है सेकंड कंडीशन। इससे हमारा क्या होता है, ठीक है, इससे हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन आती है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी, अभी हमने देख ली थी I0 क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ IC प्लस IM। ऐसे ही हमारे यहाँ सेकंड इक्वेशन क्या है, I1 जो हमारा मेन जो करंट है वो, ये तो I0 की बात करें, मेन करंट जो है वो है I0 प्लस I2 अपॉन A, I2 अपॉन A, I0 इज इक्वल टू I1।